हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं अविनाश। मैं इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं प्रतियोगिता दर पर मई 2019 के कंप्लीट एक मिनिमाइज नोट्स है, जिसमें आपको एग्जाम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होंगे। एग्जाम में यदि पीडी को आप रिवीजन करते तो 70 से 80 पेज हो जाते हैं, जिसे रिवीजन करना बहुत टफ काम हो जाता है। तो यहाँ पर उसमें से कुछ फैक्चुअल डेटा को ये आप पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप जाकर डाउनलोड करके या इसे प्रिंट आउट निकाल कर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एग्जाम के समय आप रिवीजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। इस नोट्स का कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप ये आसानी से वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। साथ में इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे जो आपने मार्च महीने के करंट इवेंट्स पढ़ा होगा तो आपको याद होंगे। यदि नहीं याद है, इससे आप टेस्ट हो जाएंगे कि आपके कितने याद है जिससे आपने पढ़ा है। तो देखते हैं। तो हाल ही में मिशन शक्ति की सफलता हुई। 27 मार्च 2019 को मिशन शक्ति ये एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल एसेट के जरिए एक कार्यशील उपग्रह को हवा में अंतरिक्ष में मार गिराने में सफलता मिली है। अब इसमें जो काम मिलकर किया था, डीआरडीओ और इसरो ने दोनों साथ मिलकर काम किया था। ऐसा करने वाली भारत एक चौथी शक्ति बन गई है। अमेरिका, रूस और चीन। यदि मिशन शक्ति की आप देखते हैं तो कुछ चीज़ें और याद आते होंगे। तो जैसे 1998 में परमाणु परीक्षण पोखरण में किए गए थे। इस परमाणु परीक्षण 1998 को भी ऑपरेशन शक्ति कहते थे। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी नाम आप मिशन शक्ति रखेंगे, तो जिससे आपको यदि जब मिशन शक्ति की बात आती है, यदि किसी से कभी भी आपसे प्रश्न पूछ दिए जाए तो यहाँ पर आप ख्याल रख सकते हैं मिशन शक्ति या ऑपरेशन शक्ति परमाणु परीक्षण से रिलेटेड 1998 में। तो ये आप याद करने में एक दूसरे को इंटरलिंक कर सकते हैं। तो इसमें एक प्रश्न है आपको, चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम पीएमपी के लिए रूपरेखा का अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज पर राष्ट्रीय मिशन की अंतर मंत्रिय स्तरीय संचालन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, जिसका उद्देश्य देश में बिजली के वाहन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं उनके इसके भीतर उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो इसका आपको आंसर देना है कॉमेंट सेक्शन में। आप जरूर आप हमें बताएं इसकी अध्यक्षता कौन करेगा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन है राजीव कुमार, अमिताभ कांत, यशवंत सिन्हा, एसपी गुप्ता और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में अमेरिका के बोइंग लिमिटेड कंपनी के समझौता 2015 में हुई थी 15 चिनूक हेलीकॉप्टर के, जिसमें से 4 हेलीकॉप्टर हाल ही में एयरफोर्स में शामिल किए गए, जिसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में रखे जाएंगे। तो ये चिनूक 11 हेलीकॉप्टर बोइंग लिमिटेड मार्च 2020 में भारत में भेजने के लिए पूरा प्रोसेस पूरा करने में संभावित तिथि रखें। मार्च 2020 तक संभावित है कि पूरी भारत जो 11 हेलीकॉप्टर हैं चिनूक, इसे आपूर्ति किए जाएंगे। गोवा के हाल ही में मनोहर पर्रिकर जो मुख्यमंत्री थे, हाल ही में निधन हो गया 17 मार्च 2019 को। अब ये एक ऐसे मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री थे जो IITN थे, जो आपको रेलवे के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने इस प्रश्न को ले रखा, इस फैक्ट्स को ले रखा कि जो आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे 18 मुख्यमंत्री हैं जो अपने पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ। तो सेकंड प्रश्न यहाँ पर है, इसका आप आंसर आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। उस देश का नाम बताइए जहाँ पूरी सरकार ने सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, सुधार पर एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य हासिल करने में विफल रहने पर इस्तीफा दे दिया। तो ये आपको ऑप्शन है फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, रूस और इनमें से कोई नहीं। ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि कौन सा देश है जो हाल ही में सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवा का जो लक्ष्य रखे गए थे उसे नहीं पूरा करने की वजह से वहाँ के इस्तीफा दे दिया सरकार ने। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोहर पर्रिकर के निधन के पश्चात भाजपा के प्रमोद सावंत गोवा के नए मुख्यमंत्री हैं, जो आपके रेलवे के एग्जाम, जो अपकमिंग एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले वे पूर्व गोवा विधानसभा के स्पीकर थे। न्यायमूर्ति पिनाक चंद्र बोस देश के लोकपाल के नए अध्यक्ष बनाए गए 19 मार्च 2019 को। लोकपाल का गठन जो हुआ था मार्च 2019 में किए गए थे। इस एक न्यायिक सदस्य इसमें कुछ है, जैसे न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहेब भोसले एक न्यायिक सदस्य है, न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती न्यायिक सदस्य है, न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और न्यायमूर्ति अजय कुमार त्रिपाठी, ये सभी न्यायिक सदस्य और जिसका अध्यक्ष जो है चंद्र बोस
पिनाकी चंद्र बोस, न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र बोस। कुछ गैर न्यायिक सदस्य हैं इसके अलावा, तो जिसमें श्री दिनेश कुमार जैन है, श्रीमती अर्चना रामसुंदरम है, श्री महेंद्र सिंह है और डॉक्टर इंद्रजीत प्रसाद गौतम है। तो यहाँ पर इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं, जैसे गैर न्यायिक और न्यायिक प्रश्न को दे दिए जाए ऑप्शन में एक ही में, और इनमें से कौन से लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य हैं या न्यायिक सदस्य, ये आपको चुनने के लिए मिल सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो आपको यहाँ पर इन नाम को ध्यान रखना होगा। तो सभी सदस्य के जो कार्यकाल होंगे 5-5 वर्ष के लिए होंगे, और यदि अधिकतम जो 70 वर्ष सबसे पहले पूर जाए या 5 वर्ष सबसे पहले पूरे, तो यहाँ पर 70 वर्ष मैक्सिमम आयु तक रह सकते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति की स्तुतिपुर हुई है और समिति में अन्य सदस्य सुमित्रा महाजन, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, विधिवेत्ता मुकुल रोहतगी शामिल थे और लोकसभा के विपक्ष नेता भी इसमें चयन समिति के सदस्य थे। जबकि यहाँ पर जो चयन समिति के वर्तमान समय में विपक्ष नेता कोई नहीं है, फिर भी यहाँ पर जो कांग्रेस के विपक्षी दल के नेता मल्लिक अर्जुन खांगड़े को एक विशेष आमंत्रण दिए गए थे, जबकि मल्लिक अर्जुन खांगड़े ने इस आमंत्रण में शामिल नहीं हुए इस चयन समिति में। फिलिस्तीनी के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पर ऑप्शन है अहमद कुमैर, इस्माइल हन्नी, सलाम फैयद, मोहम्मद सतैय, इनमें से कोई नहीं। ये आपको कमेंट में बताना है कि हाल ही में PSLV C-45 की उड़ान के जरिए एमीसैट जो 436 kg और साथ में 28 विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किए गए 1 अप्रैल 2019 को। विदेशी उपग्रहों में 28 उपग्रह थे विदेशी, जिसमें से 2 लिथुआनिया के ग्रह थे, जबकि स्विट्जरलैंड और स्पेन के एक उपग्रह थे, और अतिरिक्त अमेरिका के 24 उपग्रह से जिसे प्रक्षेपण किए गए 1 अप्रैल 2019 को PSLV C-45 के द्वारा। PSLV का ये 47वीं उड़ान थी और ईमीसैट जो 436 kg का ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम को मापने वाले उपग्रह ये एक सैटेलाइट है। तो PSLV C-45 के द्वारा इस उड़ान के द्वारा पहली बार 3 अलग अलग कक्षाओं में यह उपग्रह को स्थापित किए गए और पहली बार PSLV को नए उन्नत PSLV QL का संस्करण का इस्तेमाल किया गया था। इसके लिए किया गया, इसमें पहली बार 4 चरणों में मोटर का इस्तेमाल किया गया और PSLV C-45 का यह उड़ान आंध्र प्रदेश श्री हरिकोटा के स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुई। यहाँ पर अगला जो मिशन, इसरो का अगला मिशन है रिसैट 2B अंतरिक्ष में स्थापित करना है, जो PSLV C-46 के उड़ान के जरिए मई 2019 में किया जाएगा। तो यहाँ पर एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, कौन सा देश SOV सॉवरेन नामक डिजिटल मुद्रा जारी करने का योजना बनाई है? तो यहाँ पर आपको ये बताना कौन सा देश का नाम, तो मार्शल आइसलैंड, पपुआ न्यू गिनी, न्यूजीलैंड, फिजी और इनमें से कोई नहीं है। ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप क्या आंसर हो सकते हैं इसका। हाल ही में पिनाक के सफल परीक्षण किए गए हैं। ये DRDO द्वारा एक विकसित मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाक है, जो 3 परीक्षण पोखरण रेंज में 11 से 12 मार्च 2019 तक किए गए थे। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है 8 नंबर, नेशनल इवेंट्स में ही लोकसभा चुनाव के लड़ने के लिए मिजोरम के राज्यपाल ने त्यागपत्र दिया, जिनका नाम के राजशेखरन है। सत्र 2018-19 के लिए 20 पुरुष और 20 महिला क्रिकेटर को BCCI द्वारा अनुबंधित किया गया, जो कुछ इस तरह ग्रेड में बांटेंगे, जो आपको रेलवे के एग्जाम में या BPSC एग्जाम में भी कभी कभी फैक्चुअल प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, या किसी भी स्टेट पीसीएस में कभी कभी प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रेड A+ के 3 खिलाड़ी हैं जिन्हें 7-7 करोड़ के वेतन दिए जाते हैं, और विराट कोहली, रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह ये ग्रेड A के खिलाड़ी हैं, ग्रेड A+ के खिलाड़ी हैं। ग्रेड A11 के खिलाड़ी 5, इनके आप सिर्फ एक बार नाम देख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। 5-5 करोड़ इनके वेतन है, तो ये आप एक बार नाम देख लें, इससे ज़्यादा आपको पर मेन फोकस कीजिएगा ग्रेड A कम से कम आपको याद रहे।
तो इसमें भी याद करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, बहुत फेमस नाम है और आपको याद ही होंगे नाम। सिर्फ आपको ध्यान रखना कि यहाँ ग्रेड बी में ग्रेड ए में आते हैं। ग्रेड ए प्लस में विराट कोहली, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा आते हैं। सॉरी, ऋषभ पंत नहीं, जसप्रीत बुमराह। और यहाँ पर रविंद्र चंद्र अश्विन, रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, MS धोनी, शिखर धवन, मोहम्मद शमी, ईशांत शर्मा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत। तो ग्रेड बी के खिलाड़ी के आप नाम एक बार देख लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं रखना। ग्रेड सी के खिलाड़ी को 1-1 करोड़ दी जाती, जिनका नाम ये है। महिलाओं में 50-50 लाख ग्रेड ए के खिलाड़ी 4 हैं। मिताली राज, ये आप याद रखिएगा, जो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति माधना, पूनम यादव, ये 4 खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। ब्रीड बी ग्रेड में 5 खिलाड़ी हैं, जिन्हें 30-30 लाख। एकता बिष्ट, झुलम गोस्वामी, शिखा पांडे, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रडिक्स। नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 मैच सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज किस सीरीज जो मैन ऑफ द पूरे सीजन का जो प्लेयर ऑफ द मैच होते हैं, सीरीज होता है, किस खिलाड़ी को दिए गए, खिताब किसे दिया, किसने जीता। तो यहाँ पर नाम है, आपके ऑप्शंस है केट क्रॉस, एलेक्स हॉर्टेल, टैमी ब्यूमोट, डेनियल वाइट और इनमें से कोई नहीं। ये आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या। तो फिर से जम्मू कश्मीर में कुछ पिछले भी कुछ दिनों से लगातार बैन किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक नया नाम जुड़ गया। ये नया नाम है लिबरल फ्रंट। पिछले फरवरी महीने में तहरीक उल मुजाहिदीन और जमाते इस्लामी को फरवरी 2019 में बैन किए गए थे, प्रतिबंध किए गए थे, प्रतिबंध संगठन पर लगाए गए थे। और नया नाम जो है जम्मू कश्मीर में ही लिबरेशन फ्रंट JKLF मार्च 2019 में अब प्रतिबंधित किए गए। इन्हें प्रतिबंधित और सेम उसी कानून से किए गए विरुद्ध गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम 1967 के द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए गए। प्रतिबंधित संगठनों की संख्या अब 43 हो गए। प्रयागराज में अर्धकुंभ का समापन हो गया 15 जनवरी से लेकर 4 मार्च 2019 तक चला। और इसका जो थीम था ये आप याद रखिएगा जरूर। थीम आपसे पूछे जा सकते प्रश्न, मैक्सिमम लोग थीम को भूल जाते हैं। तो थीम इस बार अर्धकुंभ कहते हैं, स्वच्छ कुंभ, सुरक्षित कुंभ। और यहाँ पर एक चीज़ और ख्याल रख सकते हैं, नासिक उज्जैन में अर्धकुंभ आयोजित नहीं होते, जबकि आपका यहाँ प्रयागराज में अर्धकुंभ का आयोजित होता है और नासिक उज्जैन में अर्धकुंभ के आयोजित नहीं होते हैं। हरिद्वार में भी अर्धकुंभ के आयोजित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2019। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में इंदौर लगातार तीसरे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर, सेकंड अंबिकापुर, थर्ड मैसूर। 3 लाख से 10 लाख तक जनसंख्या में उज्जैन को प्राप्त हुआ है स्वच्छता सर्वेक्षण में। इसी श्रेणी में शहरों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार लातूर महाराष्ट्र को दिए गए। तो इस तरह के फैक्ट्स, जो छोटे फैक्ट्स होते हैं, जो फेमस नहीं होते जगह, तो मैक्सिमम प्रश्न जो बनते हैं इसी तरह के फैक्ट्स पर बनते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम टाइम इग्नोर करके चले जाते हैं और एग्जाम में उसी पर प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जो उससे रिलेटेड फैक्ट्स है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। जो फेमस है वो आप नाम तो जानते ही, ऐसे ही याद हो जाते हैं। तो झांसी को इसी श्रेणी में, सेम श्रेणी में, झांसी को बेस्ट इन्वेंशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस देश के सर्वश्रेष्ठ शहरों में पुरस्कार दिए गए हैं, इन्वेंशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेज। और इससे रिलेटेड कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। ये फैक्ट्स आप एक बार देख लीजिए। और स्वच्छता मामले में सर्वश्रेष्ठ निष्पादन वाले राज्य, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का पुरस्कार छत्तीसगढ़ को इस वर्ष दिए गए हैं, जबकि झारखंड और महाराष्ट्र को सेकंड और थर्ड पर रखे गए। और यदि 2018 में देखें तो यही 3 का राज्य क्रमशः इस तरह से थे, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। 2017 में 3 स्वच्छतम शहरों में आप इंदौर, भोपाल, विशाखापट्टनम घोषित किए गए थे, जबकि वर्तमान में अंबिकापुर और मैसूर 2 और 3 पर है और इंदौर नंबर 1 पर है। तो आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, इन फैक्ट्स को एक बार जरूर पढ़ लीजिए जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इससे आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो इसलिए मैंने ले रखा है। और नहीं तो आप लोग सोच रहे होंगे तो पूरा तो पीडी ही दे दिया। तो पूरा पीडी देने की वजह नहीं था, पर फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स हो, 1-2 फैक्ट्स जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उसे हटा दिया है मैंने।
तो यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। मालदीव की राजधानी और मुद्रा का नाम बताना है। औरंगे नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, किस स्टेट में, भारत किस जगह के किस स्टेट में स्थित है, सिर्फ स्टेट के नाम भी पता है तो काफी है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, ये तो आपको पता होगा, ये आप हमें कमेंट से बताएं। बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं आजकल इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने दो प्रश्न इस तरह के ले रखा है। औरंग नेशनल पार्क और बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में भारत के स्थित हैं। जापान के राष्ट्रपति कौन है, कुछ दो प्रश्न बहुत आसान दे दिया है, फिर भी मैक्सिमम लोग यहाँ पर कंफ्यूजन कर देते हैं एग्जाम में, याद रहते हैं फिर भी थोड़ी सी नाम सिमिलर आ जाते हैं, तब जाकर कंफ्यूजन हो जाते हैं। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल इवेंट्स में। तो हथियारों का आयात के मामले में भारत का स्थान अब दूसरा हुआ। अमेरिका का स्थान शीर्ष निर्यातक देश में अभी भी दर्जा बरकरार है। स्वीडिश के संस्था एक रिपोर्ट 2019 में जारी की है। 2014-18 के दौरान यह सऊदी अरब को प्रथम स्थान मिला, जबकि भारत का स्थान दूसरा है सबसे ज्यादा आयात करने में, हथियारों को आयात कर खरीदने में। विश्व में हथियार आयात और निर्यात के आंकड़े स्वीडन की स्थित एक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा, ये शॉर्ट फॉर्म आप याद रखिएगा ज़्यादा, यहाँ पर ये इतने बड़े नाम ऑप्शन में नहीं दिए जाते हैं या प्रश्न भी लिखे जाते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म पर लिखे जाते हैं मैक्सिमम। तो ये शॉर्ट फॉर्म आप मैक्सिमम ध्यान रखिए, इसका फुल नेम आप कन्फ्यूजन भी कर जाए, बस थोड़ा सा याद आ जाए। स्वीडन स्थित स्टॉकहोम इंटरनेशनल, बस इतना ही भी याद रहता है काफ़ी है, जबकि सिप्री आपको याद रखना है। 2014-18 के लिए दौरान विश्व में हथियार 5 बड़े निर्यातक देश इस तरह से हैं। अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, चीन, ये इस तरह से कुछ जो सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। 5 वर्षों की अवधि में 5 बड़े आयातक देश इस तरह से हैं। सऊदी अरब आप जान ही गए, भारत, उसके बाद मिस्र का नंबर आता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद अल्जीरिया का नंबर आता है। सबसे ज़्यादा आयात करते हैं हथियार। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हाल ही में जारी किए गए, तो हैप्पीनेस इंडेक्स में आप भारत का स्थान की बात करें, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। हैप्पीनेस इंडेक्स की गणना प्रति व्यक्ति जीडीपी, हेल्दी लाइफ और भ्रष्टाचार, अनुपस्थिति, उदारता, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता के आदि मानकों पर की जाती है। और सभी जो अंक इनके बीच में, यहाँ पर आजकल प्रश्न इस तरह से बने जा रहे हैं, यहाँ पर कितने के बीच में मान रखे जाते हैं, 0 से 10 के बीच में सूचकांक हुए मान को अधिक होना संबंधित देश के ज़्यादा खुशहाली की स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर भारत के पड़ोसी देशों में रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान का 67 रैंक मिला, जबकि चीन को 93, भूटान का रैंक आपसे बता रहा हूँ 95 रैंक मिला है भूटान का। 100 और नेपाल का, 125 बांग्लादेश, 130 श्रीलंका का स्थान है, 131 वहाँ पर म्यांमार का स्थान है और 140 पर स्थान भारत का है, 154 पर अफगानिस्तान का स्थान है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना, भारत 140 और आपके पड़ोसी जो देश है इनके भी रैंक आपको याद रखनी है, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। ब्रिक्स देशों में स्थिति ब्राजील के 32, रूस 68 और दक्षिण अफ्रीका 106 छठे स्थान पर आता। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2019 में जो टॉप पहले 5 राष्ट्र आते हैं, ये कुछ इस तरह से है। सिर्फ यहाँ पर आपका नंबरिंग गलत है, ये आप नंबरिंग 1, 2, 3, 4, 5 मान लें, ठीक है। ये नंबरिंग नंबर 1 पर फिनलैंड है, नंबर 2 पर डेनमार्क है, नॉर्वे नंबर 3 पर है और आइसलैंड नंबर 4 पर है और नीदरलैंड नंबर 5 पर है। इसका मैं इम्प्रूव कर लूँगा, जो पीडीएफ आपको मिलेंगे उसमें मैं सुधार लूँगा, उसके बाद ही आपको पीडीएफ दूंगा। ये पीडीएफ में सुधर जाएंगे। ये आखिरी 5 से आते हैं। दक्षिण सूडान सबसे आखिरी हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत खराब परफॉर्मेंस है। केंद्रीय अफ्रीका रिपब्लिक, अफगानिस्तान, तंजानिया और रवांडा, ये सबसे खराब परफॉर्मेंस टॉप 5 है। विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 15 शहर भारत के हैं, ग्रीन पीस रिपोर्ट में है। हवा में बारीकी प्रदूषणों को कण 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5, यानी IQ एयर विजुअल 2018 वर्ल्ड क्वालिटी रिपोर्ट में
विश्व में सर्वाधिक प्रदूषित 20 शहरों के एक लिस्ट जारी की गई जिसमें 15 शहर भारत के हैं। जैसे ये जो शहर आपको दिख रहे हैं टॉप 7 शहर हैं, जिसमें से आपको मैक्सिमम भारत की है, सिर्फ एक बीच में फैजाबाद आता है। 130.4 पाकिस्तान के शहर हैं। पाकिस्तानी नागरिकों के लिए अमेरिका ने कुछ श्रेणियों में वीज़ा की अवधि जो है घटा दी है। जैसे आपको पाकिस्तानी नागरिक के लिए वीज़ा शुल्क वृद्धि के साथ कुछ श्रेणियों में वीज़ा की अवधि में कटौती की गई है। पत्रकारों के लिए, पत्रकार जो होते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर जो होते हैं, उनके लिए वीज़ा की अवधि 5 वर्ष से घटाकर अब 3 माह कर दिया गया। तो वहाँ पर जो पत्रकार किसी अमेरिका में जाते थे तो वहाँ पर 5 वर्ष तक रह सकते थे, पर अब यहाँ जो समय अवधि वीज़ा का रहता था अब उस समय तक, अब इनके लिए जो समय अवधि है सिर्फ 3 वर्ष की है। काम करने वाले, मिशनरी कार्य करने वाले या पाकिस्तान में से अमेरिका आने वाले दिए जाने वाले वीज़ा कि अधिक अवधि अब 5 वर्ष घटाकर अब सिर्फ 1 वर्ष कर दी गई है। जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पर ये तो नहीं पूछा जाएगा, पर यहाँ पर किस देश के लिए जो समय सीमा है उसे घटाया गया। तो इस तरह से आपको पूछे जा सकते हैं, तो आपको पाकिस्तान याद रखना है। अमेरिका की ओर से इथियोपियन एयरलाइंस बोइंग 737 विमान की दुर्घटना में बोइंग 737 नंबर है, विमान की दुर्घटना में पश्चात भारत सहित अधिकांश देशों ने बोइंग 737 मैक्स विमान को प्रतिबंध लगा दिए। बोइंग 737 जो विगत वर्ष में विगत कुछ 5 माहों में से दूसरी दुर्घटना थी। 29 अक्टूबर 2018 को इंडोनेशिया लायन एयर को बोइंग 737 मैक्स विमान जाकार्ता सुमात्रा द्वीप के पिनांग शहर से उड़ान भरी थी और कुछ ही मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर समुद्र में जा गिरा था। जो नेक्स्ट टॉपिक है, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य के लिए महानिदेशक के लिए पद के लिए नॉमिनेट किया भारत ने अपनी ओर से अपने उम्मीदवार को। ठीक है, तो इसका जो FAO का स्थापना जो हुए थे 8 अक्टूबर 1945 में, इसका मुख्यालय रोम में है और ये भारत के विनय रंजन सेन इस संगठन के महानिदेशक 1956 से 1967 तक रह चुके थे। यहाँ पर आपको कुछ याद ज़्यादा नहीं करना है, ये यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं चीन, फ्रांस, कैमरून, जॉर्जिया के सरकार ने भी यहाँ पर अपने उम्मीदवार दिए, पर यहाँ पर ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जब फाइनल नए चेयरमैन जो बन जाएंगे उनका नाम आपको याद रखना होगा। वैसे अब अभी जो वर्तमान में जोस गॉर्जियाना डे सिल्वा डा सिल्वा, ठीक है, तो ये FAO के महानिदेशक हैं ब्राज़ील के। अभी वर्तमान में 31 जुलाई 2019 को इनकी कार्यकाल समाप्त हो जाएगी। गोलन की पहाड़ियाँ इजराइल क्षेत्र के रूप में अमेरिका ने मान्यता दी है 25 मार्च 2019 को। तो ये इजराइल ने 1967 में सीरिया के युद्ध से छीना था, जो अब अमेरिका ने मान्यता दे रही है। ये जो भूमि है इजराइल की है। भारत और पाकिस्तान की सेनाएं संघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यास सैरी आर्क एंटी टेरर में शामिल होंगे। दोनों भारत और पाकिस्तान की सेनाएं आपस में साथ में मिलकर अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखने की बस इतना ही ज़रूरत है। सैरी आंको एंटी टेरर ये संयुक्त अभ्यास संघाई सहयोग संगठन के तत्वाधान से संपन्न होगा और यहाँ पर पिछली बार 2018 में रूस के चेबाकुल पीस मिशन 2018 में संपन्न संयुक्त सेनाभ्यास में दोनों देश शामिल हुए थे। बस आपको यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत भी नहीं है, पूछे भी जा सकते हैं, नहीं भी पूछे जा सकते। हाँ, रेलेवल जितने कैंडिडेट हो वो याद रख सकते हैं, जो आपको मैक्सिमम चांसेस रहते हैं कि पुराने प्रश्न पूछे जाएँ। तो पीस मिशन 2018 में शामिल हुए थे। 2018 में SSO रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर RATS के लेकर इसमें 8 सदस्य भारत और पाकिस्तान के अतिरिक्त चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान भी शामिल है। भारत पाकिस्तान दोनों ही ने 2017 में इस संगठन में शामिल हुए थे। न्यूजीलैंड के 2 मस्जिद, इसके बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, 49 लोगों की मृत्यु हुई थी 15 मार्च 2019 को। ये निंदनीय घटना घटी थी। अल नूर और लिन हुड मस्जिद में ये हुआ था। मंगल ग्रह पर नासा के अपॉर्चुनिटी रोवर मिशन को समाप्त कर दिए गए। अब इसके साथ एक और रोवर था स्प्रिट, अन्य रोवर स्प्रिट मिशन में भेजे गए थे। तो
जून 2018 में ठप हो गई थी ये मिशन, नासा के साथ इसका संपर्क टूट गया था। तो नासा ने 13 फरवरी 2019 को इस मिशन को समाप्त घोषित कर दिया। अब इसका जो नासा का अपॉर्चुनिटी रोवर जो है, एक मंगल ग्रह पर एक तूफान आने की वजह से वहाँ पर जो संचार व्यवस्था थी ये नष्ट हो चुके थे। नष्ट होने की वजह से रोवर से नासा का संपर्क टूट गया, जिससे 13 फरवरी 2019 को नासा ने इस मिशन को घोषित कर दिया। यहाँ पर आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रख सकते हैं कजाकिस्तान के 3 दशक से सत्तासीन रहे नूरसुल्तान नज़रबायेव ने पद छोड़ दिया अपनी जगह पर कसीम जोमेट टोकायेव को नए अंतरिम राष्ट्रपति बनाया। जो नए राष्ट्रपति के चुनाव जो होना है 2020 में वहाँ पर होना है, और इन्हीं के नाम पर जो कजाकिस्तान की राजधानी है का नाम नूरू सुल्तान कर दिया गया। इससे राजधानी का नया नाम नूरू सुल्तान कर दिए गए। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना होगा, कजाकिस्तान के ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कजाकिस्तान की राजधानी का है, तो यहाँ पर नूर सुल्तान पूछे जा सकते हैं, तो आपको याद रखना है। इससे पहले जो नाम था अस्ताना, इससे पहले का जो नाम थे अस्ताना। अब बात कर लेते हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ फैक्चुअल डेटा के ऊपर। विमुद्रीकरण के पश्चात जीडीपी में प्रतिशत के रूप में करेंसी नोटों का सर्कुलेशन घटा है। जो 2000 डिमोनेटाइजेशन से पहले 8 नवंबर 2016 से पहले भारत में नकदी जीडीपी 11.55% थी। नकदी नोटों के सर्कुलेशन थे भारत में पूरी, जिससे घटकर 8 नवंबर 2018 में 10.48% रह गई है। 22 मार्च से 2019 तक 21.2 लाख करोड़ हो गए थे भारत में नोटों का सर्कुलेशन मार्केट में। 1000 से 500 नोटों का सर्कुलेशन 15.31 लाख करोड़ भारतीय रिजर्व निर्धारित की है जमा। नोट जो डिमोनेटाइजेशन हुए थे उसमें जमा हुए थे। भारत का स्थान विश्व में तीसरा स्थान हो गया कुल उत्पादन क्षमता में बिजली के, तो 3,50,162 मेगावाट। सिर्फ आपको यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसमें से आप देख सकते हैं अमेरिका और चीन के बाद भारत का स्थान तीसरा है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके परसेंटेज आपको याद रखने हो। इसके जो परसेंटेज है याद रख सकते हैं, तापीय विद्युत से 63.7, जिसमें से कोयला का उपयोग किया जाता है। तापीय विद्युत में 63.7% योगदान है, जबकि कोयला, गैस, तिल, जल, नाभिकीय और नाभिकीय विद्युत तक यहाँ पर देखें। और तो तापीय विद्युत में लिग्नाइट और गैस के उपयोग होते हैं, तेल का उपयोग होते हैं। तो इनका जो उपयोग है लिग्नाइट का, कोयला का उपयोग 54.6% है, जबकि लिग्नाइट कोयले का उपयोग 1.8% होती है। गैस आधारित तापीय विद्युत को यहाँ पर भारत में उत्पादन जो होते हैं 7.1%, और जबकि तेल आधारित विद्युत 0.2%। अब आते हैं जल विद्युत के ऊपर, तो जल से विद्युत उत्पादन 13.6% होती है। नाभिकीय विद्युत 1.9% और नवीकरणीय विद्युत, नवीकरणीय में सौर ऊर्जा आ गए या आपके पवन ऊर्जा, जो भी नवीकरणीय में आते हैं उन सभी का 21.2% उत्पादन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस डेटा को आप जरूर याद रखिएगा। सभी डेटा को आपको याद रखना चाहिए। यहाँ से कहीं से भी आपको प्रश्न मैक्सिमम चांसेस रहेंगे कि कहीं ना कहीं से पूछ दिए जाए। अब मैं बीपीएससी के एग्जाम में यदि आप देने जा रहे हैं तो यहाँ पर 100% आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। यदि बीपीएससी के पैटर्न को आप समझते हैं अच्छी तरह से तो ये प्रश्न मैक्सिमम चांसेस हैं कि पूछे जाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और, तो कुछ डेटा आपको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से रिलेटेड है, जो आपको पीडी में मिल जाएंगे। आपने पीडी नहीं पढ़ा है तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर नहीं शामिल किया उसे। नज़दीक समय में कौन कौन देश में राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री किस मंथ में दौरा किया, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। पैटर्न को आप लगातार 2 साल से आप देख रहे हैं, तो इस तरह के पैटर्न पर प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस चीज़ को आपको ख्याल रखना है यदि आप बीपीएससी का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो विश्व के अरबपतियों में आप सूची आपने देख लिया होगा, तो यहाँ पर विश्व के सबसे अमीर आदमी फोर्ब्स 2 मार्च 2019 के अनुसार जेफ बेजोस अमेरिका के अमेजन को सीईओ हैं। उसके बाद बिल गेट्स के नंबर आते हैं अमेरिका के माइक्रोसॉफ्ट के। और भारत की बात करें तो सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी, सेकंड नंबर पर अजीम प्रेमजी जो विप्रो लिमिटेड का सीईओ है। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति में
समिति में सरकार के 3 प्रतिनिधित्व अब होंगे सरकार की ओर से, और जबकि आरबीआई की ओर से भी 3 प्रतिनिधित्व होंगे। तो आरबीआई की ओर से जो 3 प्रतिनिधित्व होंगे, ये एक खुद आरबीआई के गवर्नर, सेकंड एक डिप्टी गवर्नर जो होते हैं वे होंगे, और थर्ड जो होंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे। तो ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्तमान में माइकल पात्र हैं, वर्तमान में डिप्टी गवर्नर वीरल आचार्य हैं, और वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। यदि बात करें तो आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति कब गठन की गई थी? 2016 में। किससे? आरबीआई एक्ट 1934 के तहत एक मौद्रिक नीति समिति गठन की गई थी। अब समिति में सरकार द्वारा 3 नियुक्त जो सदस्य हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर चेतन घाटे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक पामी हुआ, याद पूरा नाम है पामी हुआ, भारतीय प्रबंधन संस्था के IIM अहमदाबाद के प्रोफेसर रविंद्र एच ढोलकिया शामिल होंगे। भारत सरकार की ओर से 3 सदस्य, और जबकि आपने आप सभी को बता ही दिया कि आरबीआई के गवर्नर की और डिप्टी गवर्नर और साथ में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। सुभाष चंद्र गर्ग नए वित्त सचिव हैं, आप याद रख सकते हैं, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी NALSA के नए अध्यक्ष हैं। शॉर्ट नेम पर ऊपर ज़्यादा फोकस कीजिए, सिर्फ आप इतना नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी भी आप याद रखते हैं, नेशनल लीगल सर्विस भी याद रखते हैं तो इससे काम चल जाएगा, पर आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं याद है तो बहुत मुश्किल होते हैं। अभी वर्तमान में भाभा के परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक डॉक्टर M.K. मोहांती, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सद्भावना दूत बनाई गई हैं सुश्री पद्मा लक्ष्मी को। LIC के नए चेयरमैन M.R. कुमार हैं। भारतीय नौसेना के अगले प्रमुख होंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह, जो अभी वर्तमान में सुनील लांबा जी हैं, वाइस अभी वर्तमान में सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख, जिनका रिटायरमेंट 31 मई 2019 को होना है। इसके बाद जो बनेंगे वाइस एडमिरल करमबीर सिंह नौसेना प्रमुख बनाए जाएंगे। बिरला फाउंडेशन के साहित्य क्षेत्र में वर्ष 2018 में व्यास सम्मान लीलाधर जागुड़ी को दिया गया। नारी शक्ति पुरस्कार 2018, यहाँ पर आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिए जाते हैं कला, विज्ञान, उद्यम, समाज सेवा, कृषि आदि में सराहनीय कार्य के लिए। वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार 46वें प्रिंट जंकर पुरस्कार, ये जापान के प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट अराटा इसोजाकी को दिए गए हैं, इसोजाकी को दिया गया। ये निर्माण उद्योग के नोबेल पुरस्कार कहते हैं इसे। $1,00,000 राशि दी जाती है, $1,00,000 राशि। 2018 में यह पुरस्कार भारत के वास्तुकार बालकृष्ण दोषी को दिया गया था। ये पहले और एकमात्र भारतीय पुरस्कार हैं, भारतीय व्यक्तियों को दिए गए हैं, पहले और एकमात्र भारतीय वास्तुकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार दिए गए हैं। एबल पुरस्कार जो गणित क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार के तुल्य है, बराबर है, महिला प्रोफेसर कॉरेन के साकुला उहिल नेबेक को दिए गए। कैरन के साकुला उहिल नेबुक को दिए गए हैं। इसमें जो दिए जाते हैं 60 लाख क्रोनर, जो क्रोनर जो है नॉर्वे की मुद्रा है, और जिसके यदि अमेरिकी डॉलर में देखें तो $7.04 लाख गणित क्षेत्र में 30 वर्ष में अतुलनीय योगदान के लिए दिए गए, किए गए योगदान के लिए दिए गए। टेम्पलेटन पुरस्कार जो भौतिक अंतरिक्ष विज्ञान विभाग प्रोफेसर मार्शल ग्लीसर को दिए गए। फिल्म फेयर पुरस्कार यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, सभी में राजी है, सिर्फ एक चीज़ में रणवीर कपूर बेस्ट एक्टर, रणवीर कपूर संजू के लिए दिए गए, जबकि आपको सभी में आपको याद रख सकते हैं राजी बेस्ट फिल्म के लिए, जिसके निर्देशक है मेघना गुलजार। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का नाम जो है मेघना गुलजार राजी फिल्म के लिए दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को राजी के लिए दिए गए। तो यहाँ पर कुछ पुस्तकें हैं, उन पुस्तकें जो मार्च महीने में लिखे गए, और ये प्रमुख है, आपसे हो सकता है कि एग्जाम से पूछे जाए। तो यहाँ पर आपके व्हाट्स इन आर डूइज आई डिड इट माई वे, पार्थ सारथी सोम ने लिखी है। द गर्ल इन रूम 105 मार्च 2019 में प्रकाशित किए गए।
चेतन भगत ने लिखी है। द मोमेंट ऑफ लिफ्ट ये मेलिंडा गेट्स ने लिखी है। माई लवली वाइफ ये जो लिखा सामथा डॉनिंग ने लिखा। द आइलैंड ऑफ सी वीमेन लिसा सी ने लिखी है। कुछ प्रमुख डेट हैं जो आप याद रख सकते। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिवस, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मनाए जाते हैं। विश्व जल दिवस आपको ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या आंसर होंगे। इसका आंसर हम लोग लास्ट में जानेंगे। 13वां अर्थ आवर डे जो मनाया गया शनिवार मार्च के महीने के आखिरी सैटरडे को, यहाँ पर कहीं लिखा होगा मैंने, हाँ, अंतिम शनिवार को रात्रि 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक अनावश्यक बत्तियों को बंद रख सकते हैं। जो ज़रूरत की लाइट्स नहीं है उसे बंद रखते और अर्थ आवर डे हम लोग मनाते। तो ये WFO के द्वारा शुरुआत 2007 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से की गई थी। भारत में इस अभियान में जो शामिल हुआ 2009 में चेंज द वे वी लिव इस अर्थ आवर डे का 2019 का थीम था जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ युद्धाभ्यास हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। मित्र शक्ति 6 2019 में भारत और श्रीलंका के सेनाओं 14 दिवसीय संयुक्त अभ्यास ये श्रीलंका में दिया तालाब बदुला 26 मार्च 8 अप्रैल के बीच 2019 में किए गया। तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं एफ इंडेक्स। तो इससे आप एफ मतलब अफ्रीका, इंडेक्स के मतलब इंडिया और एक्सरसाइज 2019। तो यहाँ पर पूरी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 10 देश शामिल हुए थे इस एक्सरसाइज में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के 17 देश इसमें शामिल हुए थे जिनका कुछ नाम यहाँ पर दिया हुआ है जो आप याद रख सकते हैं। पुणे औंध सैन्य केंद्र पर 18 से 27 मार्च को 2019 में संपन्न हुई है ये अभ्यास। तो यहाँ पर आपको दक्षिण अफ्रीका नहीं याद रखनी है, पूरी अफ्रीका कॉन्टिनेंट को आपको ध्यान में रखना। अफ्रीका कॉन्टिनेंट और इंडिया में एक एक्सरसाइज हुआ था जिसमें 17 देश शामिल हुए थे जिनका नाम आप याद रख सकते हैं। अल-नगाह 3 भारत और ओमान की थल सेनाओं के तीसरा सैन्य प्रशिक्षण संयुक्त अभ्यास थे। संप्रीति 8 2019 में भारत और बांग्लादेश के संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये कुछ पीडी की आपको समरी थे जो मिनिमाइज करके आप इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और जो गलती थे ये नंबर 1 नंबरिंग में उसे मैं सुधार कर अपलोड कर दूंगा। आप PD थोड़ा समय लगेंगे 5 से 10 मिनट। वैसे आपको वीडियो जब आप इस वीडियो देख रहे हैं ख़त्म करें वीडियो देखते देखते तो तब तक आपका ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसको मिल जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न आता है चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम PNP की रूपरेखा अंतिम रूप देने के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव मोबिलिटी एंड बैटरी स्टोरेज राष्ट्रीय मिशन अंतर्मंत्र स्तरीय संचालन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसका आंसर है राजीव कुमार। सेकंड प्रश्न थे आप सभी को मैंने दिया था उस देश का नाम बताइए जो पूरी सरकार ने सामाजिक स्वास्थ्य सेवा सुधार पर एक प्रमुख नीतिगत लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहने पर सरकार ने इस्तीफा दे दी। तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। फिनलैंड की सरकार ने एक सिर्फ टारगेट छोटी सी रखी थी सामाजिक कल्याण और स्वास्थ्य सेवा सुधार के लिए। इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाई गवर्नमेंट तो इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट जो प्रश्न है फिलिपिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नंबर 4 ऑप्शन राइट ऑप्शन है मोहम्मद सातेह। और नेक्स्ट आपके प्रश्न थे कौन से देश सॉवरेन नामक एक डिजिटल मुद्रा जारी करने की योजना बनाई है? तो यहाँ पर याद आपको करना है मार्शल आइसलैंड। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन थे जो मैंने आपसे से पूछा था ये रहा। हाँ, भारत और इंग्लैंड के बीच में T20 मैच सीरीज में प्ले ऑफ द सीरीज खिताब किसने जीता? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डेनियल वाइट।
ये है राइट आंसर। यहाँ पर एक चीज़ और ख्याल रखिएगा, तो यहाँ पर भारत में जो सीरीज हुआ था 3-0 से इंग्लैंड ने जीती है यहाँ पर, और डेनियल वाइट को ये सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज। तो ये 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न के भी आंसर जान लेते हैं। मालदीव की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो मालदीव की राजधानी जो है माले, याद रखिएगा, मालदीव की राजधानी माले, जबकि यहाँ की मुद्रा है मालदीव रूफिया, रुपया नहीं, रूफिया। ठीक है, उसके बाद आते हैं औरंग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो ये असम में स्थित है। ये वहाँ के एक ये कुछ दिन पहले नाम इस जो आपने करंट इवेंट्स में पढ़ा होगा, आपने देखा हो 16 में, तो ये नाम आए थे वहाँ के एक, यह पार्क का नाम बंगाल, जो बंगाल टाइगर होते हैं, एक बाघिन होती है जो फीमेल जो लापता हो गई थी, इसलिए ये पार्क फेमस है इस पार्क से। तो उसके बाद नंबर आता है संयुक्त राष्ट्र की महासचिव के अध्यक्ष महानिदेशक महासचिव कौन है? तो इसका नाम आप सभी लोग जानते होंगे, एंटोनियो गुटेरेस। तो एंटोनियो गुटेरेस आपको याद रखना। उसके बाद बात करते हैं बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। जापान के राष्ट्रपति कौन है? तो शिंजो आबे इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा था विश्व जल दिवस, तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाए जाते हैं, ये आप याद रखिएगा, जो आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो ये हम लोगों ने प्रतियोगिता दर्पण का मिनिमाइज नोट्स देखा, जो आपके एग्जाम के लिए फैक्चुअल डेटा है, और जो यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आते। तो हर मंथली आप इस तरह के मैगजीन के वीडियो देखते जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय, जय हिंद।